सिट साहब, द वायर को इंटरव्यू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू कम और तकरार ज़्यादा लग रही थी। हाफ से ज़्यादा शो में अगर आप देखें तो मुसलसल टोका जा रहा था मेरे ख्याल में मेज़बान की जानिब से। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इतना ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्रोवोक करने की कोशिश की। आपने भी वो इंटरव्यू देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक्सपर्टीज़ ऑन फॉरेन अफेयर्स स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया कैसे देखते हैं आपके? पाकिस्तान का मुकदमा कितने बेहतर अंदाज में उन्होंने पेश किया? देखिए, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आधी इंटरव्यू देखी, फिर मैंने बंद कर दी बिकॉज इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल मेरे हिसाब से। अच्छा। अब उसकी वजह ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब हैड टू प्रेजेंट द पाकिस्तानी स्टेट एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो तो करेंगे, और मेरा ख्याल है कि उधर से भी उनकी जो रियासत है और उनकी स्टेट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उधर से वो पेश कर रहे हैं। अफसोस इस बात का कि इतनी टकराव हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इंटरव्यू हो रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब ये कोई हार्ड टॉक तो नहीं है। करण थापर हार्ड टॉक तो नहीं करते, वो तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके के साथ सच्चाई निकले, कुछ बात आगे बढ़े। और ये तो शुरू से ही डेडलॉक लग रहा। अच्छा, मेरे साथ भी करण थापर साहब ने बड़े यही सवाल सारे पूछे थे। कोई फर्क सवाल नहीं थे, वही सवाल थे कि फलानी अखबार में ये लिखा है, फलाने आपके ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं, फलाने बंदे के साथ सारे वही सवाल थे, कोई नए सवाल नहीं थे। वो लगता है वही इट्स द सेम स्क्रिप्ट। मगर देखिए ना, आप सूरत हाल ये है कि उसके भी जवाब देने का तरीका है। मैंने कोशिश की थी कि शॉर्ट जवाब दूं ताकि आगे बढ़ सके, मगर ये जो इंटरव्यू थी ये मेरा ख्याल है कि फेल हो गई करण थापर की तरफ से भी, और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी। वो अपना मौकफ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई, और इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि मेरा ख्याल है उधर प्रेशर बहुत था कि आपने ये सारी बातें करनी है, छोड़ना नहीं है, इसी चीज को दोहराना है। अब अनफॉर्चुनेट है इस किस्म की सिचुएशन। मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू करने के तरीके बेहतर होते हैं। मगर मेरे लिए एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब करण थापर ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैंने आपकी इंटरव्यू करनी, तो ये पहली दफा नहीं था कि करण थापर ने मेरी इंटरव्यू की थी। और भी मौजू के ऊपर करण थापर फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी इंटरव्यू करते हैं। इस दफा जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था क्या सवाल आएंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं होगा। मगर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से करण थापर को कहा गया कि आप मेरी भी इंटरव्यू करें। अच्छा। और ये करण थापर ने अपनी इंटरव्यू में कहा कि आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूं, मुझे शौक नहीं है। मगर हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब चाहते थे कि वो भी अपना मौका प्रेजेंट करें, विच इज फाइन। मगर वो जो था ना, उसमें करण थापर थोड़ा सा एज ले गया कि मैंने तो आपको इंटरव्यू नहीं मांगी, आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूं। तो अगर ऐसे था तो फिर करण थापर को चाहिए था ना कि उनकी जो बात थी उनको पूरा करने देता। वहां भी वही सवाल, घिसे पिटे सवाल उन्होंने उनकी आगे भी किए, और वो भी मैं समझता हूँ उन्होंने काफी कोशिश की कि वो बात आगे बढ़ाई जाए, और कुछ हद तक शायद बढ़ाई भी। मगर वो भी मुझे मजा नहीं आया उस इंटरव्यू का, क्योंकि वो ऐसे लगता था कि प्रोटैगनिज्म हो रही है। करण थापर इज नॉट हार्ड टॉक, तो क्यों पाकिस्तानियों के साथ क्यों हार्ड टॉक? बाकी सबके साथ तो हार्ड टॉक नहीं होती किसी के साथ, तो हमारे साथ क्यों हार्ड टॉक होती है? तो इसलिए एनीवे, तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो, अब ये क्या करण थापर ने खुद कहा कि बिलावल भुट्टो साहब को अप्रोच किया कि मैंने आपकी इंटरव्यू करनी है, आई डोंट नो, या हमारी तरफ से इशारा हुआ, उनको कहा गया किसी के जरिए या डायरेक्टली कि मेरी इंटरव्यू करें, आई डोंट नो। अगर तो हमारी तरफ से ये था कि मेरी इंटरव्यू करें तो फिर तो वो उसने हार्ड लाइन लेनी थी। अगर उसकी तरफ से था तो फिर इनको सोचना चाहिए था कि क्या होगा इसका नतीजा, इस इंटरव्यू का, उनका मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो इसलिए इस किस्म के इश्यूज खड़े हो गए थे। बट एनीवे, आई डिड नॉट एंजॉय दैट इंटरव्यू। आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब इज वेरी आर्टिकुलेट, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो सारा वक्त स्माइल करते हैं और फ्रस्ट्रेट नहीं होते। उनको बड़ा प्रोवोक किया करण ने, मगर वो फिर भी प्रोवोक नहीं हुए उस तरीके के साथ। अब मैंने करण की इंटरव्यू से देखा है, एक दो लोग उठ के चले जाते हैं, मगर ऐसे नहीं हुआ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी कि मैं रोकूंगा और मैं उठ जाऊंगा। ये हमारे यहाँ भी होता है कि एक एंकर जो है वो सवाल करता है, आप जवाब दे रहे होते हैं तो वो रोक देता है या कोई और बीच में कूद जाता है साइड से। तो आप कहते हैं यार मुझे बात तो खत्म करने दो, तो वो कहता है नहीं आप मेरी बात सुने, वो कहता है मेरी बात सुने। तो ये चलता है, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे बात नहीं करनी। होता ये इंटरव्यूज के अंदर, मैं आपको बताऊं
कि यू शुड बी शॉर्ट इन योर आंसर। जितना मर्जी लंबा सवाल हो, बी शॉर्ट इन योर आंसर। जितना लंबा आप करेंगे आंसर, उतना आपको चांसेस होंगे वो आपको कट कर देंगे, और जो आप असली बात करना चाहते हैं वो गुम जाएगी बीच में। तो ये बट एनीवे, तो मैं देख रहा था बिलावल साहब भी जब ये इंटरव्यू हो रही थी, तो वो पहले कुछ ही और जगह पे चलते हैं, फिर वो आ रहे थे, वो हर दफा मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो फिर बीच में पूछ जाता था कि नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दे, वो फिर सवाल को वही जो घूम के। तो आई थिंक ये दिस इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो सवाल किया गया उसी का जवाब दें, ताकि आप आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ये अगर आप उससे पहले एक प्रिएम्बल करेंगे और फिर कहेंगे अभी मुझे बोलने दे जी, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ, फिर ये कि जी आपने 3 सवाल पूछ लिए, मैंने तो अभी दूसरे का जवाब पूरा नहीं किया, आपने मुझे तीसरा पूछ लिया, मैं पहले दूसरे का जवाब दूंगा। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होती इंटरव्यूज। बट एनीवे, ठीक है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। ठीक आई है, थिंक दोनों साइड्स के कंस्ट्रेंट्स थे। कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन जो आपका इंटरव्यू था उसको देखा जा सकता था मिसाल के लिए। बहरहाल जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे इससे इन्फॉर्मेशन उस तरह से एक्सट्रैक्ट हो नहीं पाई, अट्रैक्ट नहीं कर पाया ये इंटरव्यू, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। सिर साहब, बिलावल 2 हफ्तों के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आने वाले दिनों में कोई रोल मिलने जा रहा है इन शॉर्ट, अगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप कोई प्रेडिक्शन करें? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट ज्वाइन करती तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को बहुत बड़ा रोल देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, बट शॉर्ट ऑफ दैट। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, व्हाट बिलावल विल एक्सेप्ट और नॉट। मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर से कम तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और ये जो अभी दौरे पे गए थे, वाज लाइक द फॉरेन मिनिस्टर। पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं इन इंटरिम गवर्नमेंट, वो रह चुके हैं, तो इसलिए इससे कम तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर पीपल्स पार्टी जाती है। अगर नहीं जाती तो वो कुछ भी नहीं लेंगे वो। अब सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, पीपल्स पार्टी ने जाना है या नहीं जाना। गवर्नमेंट तो चाहती है कि पीपल्स पार्टी आ जाए और मिलके हम काम करें, मगर अभी मैं सुन रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वाले नाराज हो रहे हैं कि गवर्नमेंट अब ये समझती है कि उनको रिजर्व सीट्स मिल गई हैं और अब उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये ऐसी बातें भी हो रही है, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान किस्म के लोग जो हैं नून लीग के अंदर, वो गुस्से के अंदर ऐसी बातें कर जाते हैं, बट ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी आपके साथ है और पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी भी दी है टू प्रॉप यू अप। उन्हें कोई जरूरत तो नहीं थी, वो अगर ना आपके साथ खड़े होते तो आप हुकूमत नहीं बना सकते थे, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक पीपल्स पार्टी को भी, उन्होंने भी तो अपना, जैसे कहते हैं ना, पाउंड ऑफ फ्लैश तो ले लिया ना। 2 गवर्नरशिप्स ले ली है और बहुत बहुत कुछ लिया है उन्होंने, तो और प्रेसिडेंसी भी ले ली है। बाकी ये है कि प्रेसिडेंसी के ऊपर प्रेशर है कि नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, वो पुरानी बात को छोड़े, वो स्पेकुलेशन जो हो रही है या जो अफवाहें चल रही है, मेरा अपना ये ख्याल है कि प्रेसिडेंसी के ऊपर 2 किस्म का प्रेशर है। ये अब मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा। एक ये है कि कनाल वाले इशू के ऊपर उनका ये ख्याल है कि हमें, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का ये ख्याल है कि हमें तो प्रेसिडेंट साहब को हमने डिस्कस किया था, उन्होंने ओके कर दी थी कि ओके ठीक है, मुझे कोई इतराज। बाद में सिंधी नेशनलिस्ट खड़े हो गए और वहां उनका ये ख्याल है कि शायद इशारा किया गया कि आप खड़े हो जाए, हम तो नहीं हो सकते, फिर हम आपके साथ मिल जाएंगे, इसलिए सबोटाज कर दिया इस प्रोजेक्ट को। और वो समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सोच समझ के किया। पहली बात, ये उनकी सोच है। अच्छा। मेरी सोच नहीं है, ये उनकी सोच है, जिसकी वजह से वो थोड़े से नाराज है प्रेसिडेंट साहब। दूसरी बात, तो एक तो कैनाल इशू है, दूसरा है कि एनएफसी अवार्ड, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन एनएफसी अवार्ड की पीपल्स पार्टी से आ रही है। केपी से आती है थोड़ी बहुत, मगर दैट्स नॉट अ मेजर इशू। पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट, ये प्रेसिडेंट साहब का, आसिफ जरदारी साहब का सबसे बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तान को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। और उनके लिए सिंध इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनकी पार्टी रह गई है ओनली इन सिंध, बाकी जगह पे वो नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। तो अब इसलिए उनके लिए एनएफसी अवार्ड इज वेरी क्रिटिकल, इसलिए वो हिल नहीं रहे उसके ऊपर। और हमारे एस्टैब्लिशमेंट और हमारी आज की गवर्नमेंट वो ये समझती है कि एनएफसी अवार्ड को चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज अब पैसे जो हैं फॉर डिफेंस और डेट पेमेंट वो नहीं मिल रहे फेडरल गवर्नमेंट को, इसलिए शेयर्स जो है वो कम करने पड़ेंगे और फेडरल गवर्नमेंट की किटी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अब डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं, डेट पेमेंट्स भी हो रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 2 मौकफ हैं, मगर एनएफसी अवार्ड को छेड़ना जो है ना इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये 2 चीजों के ऊपर जरदारी साहब जो है वो डट गए और पीपल्स पार्टी डट गई है। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ नाराजगी हो रही है कि ये पीपल्स पार्टी हमारे रास्ते में फिर गड़बड़ कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं
कि एक तो ये कि कैबिनेट में आ जाए तो फिर शायद वो थोड़ा नरम हो जाए, फिर उनके ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं कि जी आप तो कैबिनेट में भी आ गए हैं, आपने तो खाना पीना भी ले लिया इधर से, अब हमारा सपोर्ट करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कैबिनेट में बैठ के तो नहीं ना कर सकते। अगर कैबिनेट कहती है कि जी एनएफसी अवार्ड करना है तो चेंज करना है, तो फिर पीपल्स पार्टी विल हैव टू गो अलोंग विद इट, नहीं तो कैबिनेट में नहीं बैठ सकते। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर सम ऑफ दी स्टोरीज आर कमिंग फ्रॉम।